नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छा ही होना भी चाहिए। दोस्तों थंबनेल देखकर तो आप जान ही गए होंगे, यह क्लास इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है क्लास 10th के बच्चों के लिए। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अलंकार की। अलंकार दोस्तों, और थंबनेल में तो आपको पता ही है, इतना आसान ट्रिक आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भाई नहीं मिलेगा। आप कितना भी खोज लोगे, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा भाई। इसको मैं एक पेड़ के रूप में ढाका भाई बता रहा हूँ। ऐसा कोई बताता है भाई, शुरू में ही देख लो, ऐसा कोई बताता है क्या जो पेड़ पे ढाल कर बता दे। दोस्तों आपको खुद पता होगा, अगर किसी भी चीज़ को हम किसी के ऊपर ढाल कर याद करने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से हमको याद हो जाता बात तो सही है। है। और ये थोड़ा रोचक भी है हमारे लिए, है ना भाई। अगर आप सोचो, अगर इस पेड़ पे मैं ढाल कर बता रहा हूँ तो आपको रोचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना, तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम मजा आएगा। फिर कभी आपको इन तीनों अलंकारों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भाई क्लास 10th के लिए स्पेशल वीडियो बोल रहा हूँ, क्यों क्लास 10th में ये तीनों अलंकार इतने इम्पोर्टेंट है कि भाई कहा नहीं जा सकता। तो अभी कुछ लोग ये भाई अर्था, देखो ये अलंकार नाम का पेड़ है, इसके 3 शाखा हुए, शब्दा, अर्था, उभया। पेड़ में शाखा निकलता है ना भाई, वैसे इसके 3 शाखा निकले, शब्दा, अर्था, उभया। अब शब्दा के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं उसको। अनप्रास, यमक, श्लेष, उसको मैंने पूरा समझा दिया है। अब बात आती है अर्था की, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। ये स्पेशल फॉर क्लास 10th है। अर्था में आप इन तीनों को याद कीजिए, पूरा अच्छे से बताऊंगा। अभी आप भी उतना परिपक्व नहीं हुए हैं कि वास्तव में तो अर्था के 9 भेद होते हैं भाई, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इन 3 का है, इन तीनों को आप याद कीजिए। अभी ये पेड़ अभी छोटा है और आप भी इसके लिए अभी इतने के लिए ही ज़रूरी है। अब ये पेड़ आगे चलकर इतना बड़ा होगा। ये देखिए, इस अर्था में कितने 9 शाखा निकले हैं, इनको पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप इसको पढ़िए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो चलिए अब एक एक की परिभाषा और उदाहरण एकदम मज़े से पढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले उपमा, फिर रूपक, फिर उत्प्रेक्षा। तो सबसे पहले हम लोग उपमा के बारे में पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी, जहाँ पर किसी के रूप, रंग, गुण आदि की समानता किसी और के साथ की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कैसे, अगर मान लीजिए कोई आदमी है, किस उसकी समानता किसी और से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ का समानता किसी और चीज़ से कर दिया जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मैं उदाहरण लिखा हूँ यहाँ पर, हरिपद कोमल कमल से। जो हरि के पद होते हैं वो कमल के समान कोमल होते हैं। तो यहाँ पर कमल की जो कोमलता है वो उपमा के अलंकार का सूचक है, क्योंकि कमल कोमल होता है और हरि का पद भी कोमल है उसी की तरह। तो इस पद में कमल की कोमलता उपमा है। एक और देख लेते हैं उदाहरण, चांद सा रोशन चेहरा। ये भाई प्रचार में आप लोग बहुत देख सकते हैं, ऐड में बहुत आता है, इसलिए मैं आपको बोला ना, एकदम मज़े से सीखना है यार, कोई टेंशन नहीं चाहिए। चांद सा रोशन चेहरा, अब इसमें क्या है, चांद सा रोशन चेहरा, यानी कि किसी के चेहरे की समानता चांद के रोशनी से की जा रही है, कि आपका चेहरा चांद की तरह है। बस हो गया उपमा। किसी चांद, इनकी समानता इनके साथ की जा रही है। रोशन चेहरा, चेहरे की समानता चांद के साथ की जाती है, कि चांद के समान है आपका चेहरा, उनके समान रोशन है। तो ठीक है, अगली बात चलते हैं। तो दूसरा हमारा उदाहरण है, दूसरा अलंकार है रूपक। भाई पूरा वीडियो देख कर जाना, तभी आपको मज़ा आएगा भाई। तो आधा वीडियो देखने से भाई पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा और भाई बोलोगे कि वीडियो में मज़ा नहीं आया। भाई पूरा देखो, और बहुत खतरनाक भाई उदाहरण है, मज़ा ही आ जाएगा।
तो रूपक अलंकार को हम लोग पढ़ ले जरा। जहाँ पर उपमेय और उपमान में पूर्णतः समानता दिखाई जाए, अर्थात दोनों में कोई अंतर न हो और अंतर न हो, दोनों एक ही प्रतीत हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है दोस्तों। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा उपमेय क्या है और उपमान क्या है और इनमें अंतर क्या है। दोस्तों मैं आपको उपमेय और उपमान को समझा देता हूँ एकदम। इसको तो आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे भाई, ऐसा समझाऊंगा। चलिए किसी और पे नहीं, मैं खुद पे ढाल कर बताता हूँ। मैं गधे के समान हूँ। तो मैं गधे के समान हूँ, तो उसमें गधा उपमान है या मैं उपमान हूँ, ये आपको सोचने वाली बात है। जिससे जिससे किया जाता है समानता, जैसे कि मेरा समानता जब गधे से होगा तो मैं उसमें उपमान हो जाऊंगा और गधा उपमेय हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे किसी भी अलंकार में उपमेय और उपमान में क्या अंतर है। समझ गए? उदाहरण देख लेते हैं इसके। चरण कमल बंदौ हरिराई, बस छोटा सा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए भाई इसका मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन उदाहरण बहुत अच्छा छोटा छोटा है, आपको याद हो जाएगा। दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो तीसरे नंबर पे हमारा जो अलंकार आता है भाई, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो भाई उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, एक बार इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं एकदम मजे से। भाई मजा आ रहा होगा तो लाइक कर देना। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है और तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इसको एक ट्रिक है इनको पहचानने का। इस अलंकार में मनु मानो, जनु जानो, मनहु मनाओ आदि शब्द आते हैं। जिस शब्द में जिस किसी वाक्य में अगर आपको मनु मानो, जनु जानो, मनु मनाओ आदि शब्द में से कोई एक शब्द मिल जाता है, समझ लीजिए आंख मूंद कर वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? अभी मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये देखिए। सोहत ओढ़े पीठ पत, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनहु शब्द आया और यहाँ पर भी मनहु शब्द है, तो आप समझ गए। देखिए यहाँ पर ट्रिक काम किया ना हमारा। और दूसरा देखो, चित्रकूट जनु अंचल अहेरी, चित्रकूट जनु आंचल अहेरी। अब यहाँ पर जनु देखते हैं, यहाँ पर है और जनु यहाँ पर भी है, तो आप देख लिए भाई। और उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी अगर आपको जानकारी मिलेगी तो भाई लाइक कर देना। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वरना कोई बात नहीं भाई, लेकिन लाइक ज़रूर कर देना यार।